नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, आज हम राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत ऐतिहासिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। किसी भी जगत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इस ऐतिहासिक साहित्य को भाषा के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं: संस्कृत साहित्य, हिंदी एवं राजस्थानी साहित्य, जैन साहित्य, ख्यात साहित्य और फारसी साहित्य। सबसे पहले हम लेते हैं संस्कृत साहित्य। राजस्थान में प्रारंभिक साहित्य की रचना संस्कृत और प्राकृत भाषा में की गई, क्योंकि प्राचीन काल में व्यापक रूप से इन्हीं भाषाओं का प्रचलन था। ऐसा ग्रंथ या साहित्य जिसकी भाषा संस्कृत हो उसे हम संस्कृत साहित्य कहते हैं। इन ग्रंथों से हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध होती है। इन ग्रंथों से कुछ ग्रंथों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आश्रित कवि पंडित जयानक ने 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में की। इस ग्रंथ से हमें चौहान शासकों के अंतर्गत अजमेर साम्राज्य विस्तार के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय की 1190 ईस्वी तक की विजय का उल्लेख मिलता है। इसमें तराइन के युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, अतः इसकी रचना संभवतः गौरी की पराजय से पूर्व की गई थी। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना नयनचंद्र सूरी ने की। इस महाकाव्य के अनुसार चौहान राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई, अतः इन्हें सूर्यवंशी कहा गया। यह एक उच्च कोटि का राष्ट्र काव्य है, जिसमें हमें रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास, अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण एवं हमीर देव के शौर्य, हठ, अतिथि सत्कार, धर्मपरायणता का विशेष वर्णन मिलता है। राजवल्लभ। राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन ने की थी। इस ग्रंथ से हमें उस समय के नगर निर्माण एवं स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियों का पता चलता है। भट्टी काव्य। भट्टी काव्य नामक ग्रंथ की रचना संभवतः 15वीं शताब्दी में की गई। इस ग्रंथ से हमें उस समय के जैसलमेर राज्य की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इसमें जैसलमेर के शासक भीम की मथुरा एवं वृंदावन की यात्रा का अच्छा वर्णन किया गया है। राजविनोद। राजविनोद नामक ग्रंथ की रचना बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के कहने पर भट्ट सदाशिव ने 16वीं शताब्दी में की। इस ग्रंथ से हमें बीकानेर वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, आमोद प्रमोद, सैनिक एवं आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी मिलती है। एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को लिखने की शुरुआत महाराणा कुंभा ने की। कुंभा ने इसके प्रथम भाग को पूर्ण रूप से लिखा। यह प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है, जबकि इस ग्रंथ का अंत कुंभा के वैतनिक कवि कान्य व्यास ने किया। इस ग्रंथ से हमें गहलोत वंश की वंशावली, वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, अतः इसकी तुलना पुराणों से की गई है। इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि मध्यकाल में मेवाड़ को मेदपाट व हाड़वती को हाड़ावती कहते थे। नृत्य रत्न कोश एवं संगीत राज। इन दोनों ग्रंथों की रचना महाराणा कुंभा ने की। कुंभा द्वारा रचित नृत्य रत्न कोश से हमें भारतीय नृत्य एवं नृत्य कक्षों की जानकारी मिलती है, जबकि संगीत राज नामक ग्रंथ से हमें संगीत शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। करमचंद वंशोत्त कीर्तनम। करमचंद वंशोत्त कीर्तनम नामक ग्रंथ की रचना बीकानेर के मंत्री करमचंद के आश्रय में रहकर जयसोन नामक कवि ने की। इस ग्रंथ से हमें बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्यानुराग का बोध होता है। अमरसार। अमरसार नामक ग्रंथ की रचना पंडित जीवाधर ने की। इस ग्रंथ से हमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम के संबंध में पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस ग्रंथ से हमें उस युग में प्रचलित दास प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, मल्ल युद्धों, जानवरों की लड़ाइयों आदि के बारे में तथा उस समय के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली से हमें बप्पा से लेकर राणा राज सिंह तक के मेवाड़ के इतिहास, जोहर तथा दीपावली आदि त्योहारों का विस्तृत विवरण मिलता है।
इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल अवस्था में बचकर जा रहे थे तो उनके विरोधी भाई शक्ति सिंह ने मुगल सेना को रोका था। अब हम लेते हैं राज रत्नाकर। राज रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना महाराणा राज सिंह के आश्रित कवि सदाशिव ने की। इस ग्रंथ से हमें महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों एवं इस समय के दरबारी जीवन की जानकारी मिलती है। अजितोदय। अजितोदय नामक ग्रंथ की रचना मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट के द्वारा की गई। इस ग्रंथ से हमें जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह व अजीत सिंह के समय के युद्धों और अन्य उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना भोज परमार के राजकवि मेरुतुंग के द्वारा की गई। इस ग्रंथ से हमें 13वीं सदी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब हम लेते हैं राजस्थानी साहित्य। ऐसा ग्रंथ या साहित्य जिसकी भाषा राजस्थानी हो उसे हम राजस्थानी साहित्य कहते हैं। इन ग्रंथों से हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। इन ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना 14वीं शताब्दी में चारण जाति के शिवदास गार्डन ने गागरोन दुर्ग के अंदर की। यह ग्रंथ वीर रसात्मक चंपू यानी कि गद्य और पद्य काव्य है। इस ग्रंथ से हमें गागरोन के राजा अचलदास खिंची तथा मालवा के सुल्तान होशंग शाह गोरी के मध्य हुए युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन वचनिका है। कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना जालोर के शासक अखिराज के दरबारी कवि पद्मनाभ के द्वारा विक्रम संवत 12वीं ईस्वी में की गई। इस ग्रंथ से हमें जालोर के शासक कानड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध में अलाउद्दीन की जालोर विजय का उल्लेख मिलता है। इस विजय के बाद यहाँ पर हुए जौहर का सुंदर वर्णन भी इस पुस्तक में किया गया है। इस ग्रंथ की मूल कथा के साथ कानड़देव के लड़के वीरमदेव का अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से प्रेम संबंध का रोचक प्रसंग भी जोड़ दिया गया जो कि ऐतिहासिक नहीं लगता। राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ की रचना बीटू सूजा ने डिंगल भाषा में की। इस ग्रंथ से हमें हुमायूं के भाई कामरान द्वारा भटनेर के किले पर किए गए आक्रमण का तथा बीकानेर के शासक राव जेतसिंह की युद्ध प्रणाली का विवरण मिलता है। इस ग्रंथ से हमें राव चूड़ा से लेकर राव लूणकरणसर की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी मिलता है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका। वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बैठकर की। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र एवं राय सिंह का भाई था। इस ग्रंथ से हमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। दुर्सा हाड़ा ने इस ग्रंथ को पढ़कर इस ग्रंथ को 5वां वेद या 19वां पुराण की उपमा दी। पृथ्वीराज राठौड़ पीथल नाम से साहित्य की रचना करते थे। टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हेरोस कहा है। गुणभाष। गुणभाष नामक ग्रंथ की रचना जोधपुर के महाराजा गज सिंह के समय हेम कवि ने की तथा इस ग्रंथ से हमें गज सिंह के द्वारा किए गए राज्य विस्तार के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वंश भास्कर। वंश भास्कर नामक ग्रंथ की रचना बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्र ने पिंगल भाषा में की। इस ग्रंथ से हमें बूंदी राज्य का विस्तृत एवं राजपूताने के अन्य राज्यों का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। किसी कारण से सूर्यमल मिश्र ने इस ग्रंथ को पूरा नहीं किया, अतः इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसे पूरा किया। इस ग्रंथ में अग्निवंशीय राजपूतों की 4 शाखाओं प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान की अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। पद्मावत। पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने की। इस ग्रंथ से हमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान, राणा रतन सिंह द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध, खिलजी का पद्मिनी की झलक देखने का अनुरोध, दर्पण में पद्मिनी की छवि देखना, बाद में रतन सिंह की गिरफ्तारी, पद्मिनी द्वारा उसकी रिहाई इत्यादि घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है।
अब हम देखते हैं रासो साहित्य क्या है। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई। यदि हम राजस्थानी भाषा साहित्य का मौलिक रूप देखना चाहें तो रास नामक रचनाओं में मिलेगा। जब इस धारा का साहित्य राजाश्रय में लिखा गया तो इसे रासो साहित्य कहा गया। सबसे प्राचीन रास साहित्य रिपुदारण रास है, जिसकी रचना भीनमाल के जैन कवि ने की। रासो साहित्य की प्रमुख जो साहित्य ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र व दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पिंगल यानी कि ब्रज हिंदी भाषा में की। इस ग्रंथ में 1,00,000 छंद एवं 69 अध्याय है। इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबरदाई का जन्म एवं मृत्यु एक साथ हुई। पृथ्वीराज रासो में 4 राजपूत वंशों गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी एवं चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के आबू पर्वत से अग्निकुंड से बताई गई है। इसी में संयोगिता हरण एवं तराइन युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। तराइन युद्ध के बाद में गोरी चौहान को गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान के अंतर्गत है, वहाँ ले जाता है, जहाँ चौहान की आंखें फोड़ दी जाती है। तभी वहाँ फ़कीर के वेश में चंद्रबरदाई आता है। चौहान व चंद्रबरदाई गोरी को मारने की योजना बनाते हैं और योजना के तहत चंद्रबरदाई गोरी के पास जाकर कहता है कि चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। गोरी अचंभित होता है। उसने फ़कीर को अनुमति दे दी कि चौहान को कहे कि शब्द भेदी बाण चलाए। दूसरे दिन दरबार लगता है। चंद्रबरदाई एक श्लोक बोलता है, 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह सुनते ही चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर गोरी को मार दिया। पृथ्वीराज रासो की समाप्ति चंद्रबरदाई के दत्तक पुत्र जलहण ने की। अब हम लेते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत सिंहल सूत्र व वलकल चीरी, इस ग्रंथ की रचना सोम सुंदर नामक व्यक्ति ने की। इस ग्रंथ से हमें 16वीं शताब्दी की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। गोरा बादल, इस ग्रंथ की रचना हेमरत्न ने की। इस ग्रंथ से हमें राजपूतों की युद्ध प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। सौभाग्य महाकाव्य, इस ग्रंथ की रचना सोमसूरी ने 15वीं शताब्दी में की। इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की जानकारी मिलती है। अब हम लेते हैं ख्यात साहित्य। राजस्थान के इतिहास में 16वीं शताब्दी के बाद ख्यातों का स्थान महत्वपूर्ण है। ख्यात का सामान्य अर्थ प्रसिद्धि दिलाना है। राजा महाराजा अपनी प्रसिद्धि के लिए चारणों से अपनी वंशावली व उनके अच्छे कार्यों को लिखवाते थे, जो कि ख्यात के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण ख्यातें जिसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसीरी ख्यात की रचना मुहणोत नैणसी ने की। मुहणोत नैणसी का जन्म 1610 ईस्वी में ओसवाल परिवार में हुआ। एक बार औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण में औरंगाबाद भेजा, तो जसवंत सिंह ने अपने साथ मुहणोत नैणसी व उसके भाई सुंदरदास को भी ले गई। वहां न जाने किस कारण से महाराजा जसवंत सिंह उनसे नाराज हो गए और दोनों भाइयों को कैद करने की सज़ा दे दी। कुछ समय पश्चात उन्हें बतौर जुर्माने 1,00,000 रुपये देकर मुक्त होने को कहा, परंतु उन्होंने दंड में एक पैसा भी नहीं दिया। तो महाराजा ने उनको जोधपुर भिजवाने की व्यवस्था की, परंतु मार्ग में ही इन्हें मरवा दिया। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मुहणोत नैणसी की ख्यात सबसे पुरानी और विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है, जो कि मारवाड़ी व डिंगल भाषा में लिखी गई। इस ख्यात में राजपुताना के लगभग सभी राज्यों, विशेषतः जोधपुर, गुजरात, मालवा व बुंदेलखंड के राजपूतों का विस्तृत विवरण मिलता है। इस ख्यात की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ। मुहणोत नैणसी की ख्यात को जोधपुर राज्य का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। इस ख्यात को हम राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, जिसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन मिलता है। अब हम लेते हैं मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत नामक ग्रंथ की रचना मुहणोत नैणसी ने की। इस ख्यात में मारवाड़ राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा हुआ है। यह ख्यात इतनी बड़ी है कि इसे सर्व संग्रह भी कहते हैं।
मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात को राठौड़ोरी ख्यात भी कहा जाता है। इस ख्यात के लेखक व रचना काल के बारे में निश्चित जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इस ख्यात से हमें पता चलता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम का विवाह अपनी सगी बहन से नहीं करके अपनी दत्तक बहन से किया, जो कि जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। ख्यात के अनुसार यह जोधाबाई राजा मालदेव की एक दासी की पुत्री थी। इस ख्यात की एक प्रति सीतामऊ के नटनागर संस्थान में उपलब्ध है। बांकीदासरी ख्यात। बांकीदास का जन्म जोधपुर राज्य के भड़ियावास नामक ग्राम में हुआ। बांकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। जब राजस्थान में पराक्रमहीन राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तो बांकीदास का डिंगल गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गीत मंत्र बन गया। बांकीदासरी ख्यात राजस्थानी गद्य, मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में लिखी गई। बांकीदासरी ख्यात को जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है। अब हम लेते हैं दयालदासरी ख्यात। दयालदास बीकानेर के नरेश रतन सिंह के दरबारी थे। इन्होंने महाराजा के आदेश से अपनी यह ख्यात लिखी। दयालदासरी ख्यात 2 खंडों में लिखी हुई है। प्रथम खंड में मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारंभ से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक का विस्तृत वर्णन है, जबकि दूसरे खंड में राव बीका से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का वर्णन किया गया है। मुख्यतः इस ख्यात में बीकानेर के राठौड़ राजाओं की उपलब्धियों की यशोगाथा का विवरण मिलता है। जोधपुर राज्यरी ख्यात। यह ख्यात भी 2 खंडों में विभक्त है। इसकी रचना मुरारी दास ने की। किशनगढ़ी ख्यात। इस ख्यात में किशनगढ़ के राठौड़ों के इतिहास की जानकारी मिलती है। भाटियोरी ख्यात। इस ख्यात में हमें भाटियों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लेते हैं फारसी साहित्य। इसके अंतर्गत सबसे पहले ताजुल मासिर। इस ग्रंथ का लेखक हसन निज़ामी है तथा इस पुस्तक में हमें अजमेर नगर की समृद्धि तथा मुस्लिम आक्रमण से होने वाली बर्बादी का पता चलता है। तबकाते नासिरी। इस ग्रंथ का लेखक मिनहाज उस सिराज है। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि लेखक के समय जालोर और नागौर पर मुस्लिम शासन था तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात के नाम से जाना जाता था। खजाइनुल फुतूह है। इस ग्रंथ का लेखक अमीर खुसरो है, जो कि सल्तनत युग का महान कवि, इतिहासकार एवं साहित्यकार था। अमीर खुसरो को भारत का तोता, फारसी भाषा में तुर्की हिंद, यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दी थी, के नाम से भी पुकारते हैं। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया तथा उर्दू में कव्वाली प्रथा को जन्म दिया। इस ग्रंथ से हमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ एवं रणथंभौर के युद्धों का विवरण मिलता है। चित्तौड़ अभियान में तो वह स्वयं खिलजी के साथ था। खुसरो ने इस पुस्तक में चित्तौड़ युद्ध को आंखों देखा सजीव विवरण प्रस्तुत किया है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के 9 सुल्तानों का जीवन देखा। तारीख़ फिरोज शाही। इस ग्रंथ का लेखक बर्नी है। इस ग्रंथ से हमें रणथंभौर व उस पर होने वाले आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लेते हैं तारीख़ मुबारक शाही। इस ग्रंथ के लेखक सरहिंदी है। इस ग्रंथ से हमें मुबारक शाह खिलजी द्वारा मेवात क्षेत्र में बहादुर नासिर के विरुद्ध किए गए अभियान की जानकारी मिलती है। तुजुक ए बाबरी। इस ग्रंथ की रचना स्वयं प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने तुर्की भाषा में की। यह ग्रंथ बाबर की आत्मकथा है, अतः इसे बाबरनामा भी कहते हैं। इस ग्रंथ में लिखता है कि उसे राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था, जो कि असंभव प्रतीत होता है। इसके अलावा इस पुस्तक से हमें पानीपत के प्रथम युद्ध से खानवा युद्ध तक की विस्तृत जानकारी मिलती है। हुमायूं नामा। इस ग्रंथ की रचना लेखिका गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री व हुमायूं की बहन थी, उसने की। इस ग्रंथ से हमें हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ संबंधों एवं शेरशाह के हाथों पराजित होने के बाद हुमायूं मारवाड़ के शासक मालदेव से मिलने कब और किस मार्ग से गया, वापस क्यों लौट आया, इत्यादि घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अकबरनामा। इस ग्रंथ की रचना अकबर के दरबारी कवि एवं नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने की। इनका जन्म आगरा में हुआ। इनके भाई का नाम फैज़ी व पिता का नाम शेख मुबारक था। लेखक के अनुसार मेवाड़ के शासकों की स्वतंत्रता का मुख्य कारण उनकी भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति थी। इस ग्रंथ से हमें राजस्थान के कई भागों
मेवाड़, कोटा, मेवात, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों तथा अजमेर नगर में अकबर द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों एवं अकबर के साथ राजपूत राजकुमारियों के विवाह की भी जानकारी मिलती है। आईने अकबरी, इसकी रचना भी अबुल फजल ने की। इस ग्रंथ से हमें राजस्थानी वेशभूषा, वस्त्रों के नाम, राजस्थान में मनाए जाने वाले पर्व और त्योहारों और मुद्राओं के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख-ए-शेरशाही, इस ग्रंथ की रचना अब्बास खां सरवानी ने अकबर के कहने से की थी। मालदेव एवं शेरशाह के मध्य हुए गिरी सुमेल के युद्ध में लेखक स्वयं मौजूद था, अतः इसने इस युद्ध का सजीव चित्रण इस अपने ग्रंथ में किया है। तुजुक-ए-जहांगीरी, इस ग्रंथ की रचना जहांगीर ने की, अतः इसे जहांगीरनामा भी कहते हैं। जहांगीर ने इसमें आमेर के शासक भारमल के पुत्र भगवंत दास की जगह भगवान दास लिखकर आधुनिक इतिहासकारों को उलझन में डाल दिया था। इस ग्रंथ से हमें रणथंभौर दुर्ग, मेवाड़ के साथ संपन्न संधि, राजपूतों के मध्य प्रेम, राजपूत राजकुमारियों का शाही राजघरानों में विवाह, दशहरा, होली, दीपावली इत्यादि त्योहारों की जानकारी मिलती है। इकबालनामा, इस ग्रंथ की रचना मोतमिन खान ने की तथा इस ग्रंथ से हमें शहजादे खुर्रम यानी कि शाहजहां द्वारा मेवाड़ में की गई हत्याएं और मेवाड़ की आर्थिक बर्बादी की जानकारी मिलती है। शाहजहां